फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए आज की क्लास में हम सीजीपीएससी अधीक्षक की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 उसके बारे में हम व्याख्यात्मक आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का एमसीक्यू नहीं होगा, आज डिटेल पढ़ेंगे हम। तो आज का जो क्लासेस है ये 90 नंबर का क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए जो सीजीपीएससी अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है बिल्कुल मत चुकिएगा, आज पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये बिल्कुल बनेगा। इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा 2025, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट भी डला है एमसीक्यू के रूप में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये जो क्लास है ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। तो देखिए, ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कब से प्रभावी हुआ, तो 19 अप्रैल 2017 से। ये ध्यान रखिएगा, यह एक भारतीय कानून है। ठीक है, आगे मैं पूरा डिटेल हम देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो ना छूटे। ये भारतीय कानून है एक, ठीक है, और ये दिव्यांगजन व्यक्तियों के समान अवसर और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए 1995 का स्थान इन्होंने लिया है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लोग, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आगे जो है अधिकार एवं हक के बारे में देखेंगे। उससे पहले 1995 में देखिए, थोड़ा सा नोट डाउन करते चलिए इसको। 1995 में केवल ये पीडब्ल्यूडी एक्ट था, मतलब है पर्सन विथ डिजेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है पर्सन विथ डिजेबिलिटी। उसके बाद ये राइट जुड़ गया RPWD, नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब ये अधिकार बन गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 2016 किसका स्थान लिया है, तो 1995 का जो पीडब्ल्यूडी था, मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसका स्थान लिया किसने, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। और प्रभावी कब से हुआ, तो 19 अप्रैल 2017 से। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है आपका। चलिए आगे हम देखेंगे कि इनको सरकारी नौकरियों में, ठीक है, पहले 3% आरक्षण दिया जाता था, अब रोजगार में इनको 4% आरक्षण भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको जो है आगे चल करके हम इसको एमसीक्यू आएगा इसके बाद, उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, क्या दिव्यांगजन व्यक्ति को समानता, प्रतिष्ठा और अखंडता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, हाँ, क्या है, अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन में उत्तर। और ये आरपीडी अधिनियम की धारा 3.1 के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है। ठीक है, तो ये धारा भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 3.1 में चर्चा किया गया है। अगला देखते हैं, क्या विकलांगता भेदभाव का आधार हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, ये धारा 3.3 में वर्णित कानून में बताया गया है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है, क्या विकलांगता स्वतंत्रता को नकारने का कारण हो सकती है? तो देखिए, नहीं, विकलांगता स्वतंत्रता को नकारने का कारण नहीं होगा। ये कानून की धारा 3.4 में वर्णित किया गया। पहले भेदभाव आएगा, फिर उसके बाद नकारने वाला आएगा, ऐसे याद रखिएगा। 3.4 में किसी भी व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करते चलेगा, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन है वो कुट में आता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लिक में दिया है, स्लिक साइड से हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्या दिव्यांग व्यक्ति उचित व्यवस्था के हकदार हैं? देखिए, तो बिल्कुल उचित व्यवस्था के हकदार हैं, धारा 3.5 के अनुसार। ज़्यादा मत याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको टिक कराते चल रहा हूँ, मतलब उसको स्टडी करते चल रहे हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप। क्या कानून दिव्यांग महिलाओं व बच्चों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो देखिए, धारा 4 स्पष्ट करती है ना, कि इनकी क्या कहा गया है कि अन्य व्यक्तियों के समान ही अधिकारों को
उपभोग करने हेतु आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करेंगे तथा दिव्यांग बच्चों को उनको प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा। तो बिल्कुल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिव्यांग लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? बिल्कुल हाँ, अधिकार है। अधिनियम धारा 5 स्पष्ट करती है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि उम्र और लिंग को उचित सम्मान देते हुए निर्वहन के लिए वांछित वैयक्तिक सहायता भी शामिल होगा। क्या कानून दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा, इस पॉइंट को हम आगे थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। ये धारा 6 में है। ठीक है, क्या है? क्या कानून दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है? हाँ बिल्कुल करता है। और किस धारा के तहत? तो धारा 6 के तहत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलें। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में या सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इस तरह से टिक करते चलेंगे तो आपको क्लियर होते चलेगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिव्यांग व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय प्रचलन में लाए जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल लाए जा चुके हैं। और ये जो है देखिए, हिंसा शोषण से बचाने वाला जो होगा, ये कानून की धारा 7 व्याख्या करती है। तो कानून की धारा 7 को याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमको डीप नहीं देखना है। अगला है, क्या खतरे, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपातकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी दिव्यांग व्यक्ति समान संरक्षण और सुरक्षा का हकदार है? बिल्कुल हाँ। तो देखिए, ऐसा आपातकालीन बात आती है या कोई आपदा की बात आती है तो ये जो है धारा 8 व्याख्या करती है। ठीक है, धारा 8 को याद रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, क्या विकलांग युक्त बच्चों को उनके माता पिता से अलग किया जा सकता है? धारा 9 में कहा गया है इस बात का। तो देखिए, ये क्या है, किसी भी बच्चों को उनके माता पिता की विकलांगता के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, क्या कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकारों को मान्यता देता है? तो देखिए ये हाँ है, कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकार जो होते हैं उसको मान्यता देता है। ठीक है, और ये धारा 10 में बताया गया है। तो धारा 10 में याद रखिएगा। अगला है, चुनाव आयोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति भी मतदान कर सके? तो धारा 11 में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के बारे में कहा जा रहा है, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के दायरे में हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां उनके द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य उसकी पहुंच में हो। तो देखिए, अब चुनाव में ब्रेल लिपि का भी उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए धारा 11 में वर्णित किया गया है। यह भी याद रखिएगा, चुनाव वाला जो बात आएगा धारा 11 में है। अगला है, क्या कानून दिव्यांगों द्वारा न्याय प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों का हल करने में सक्षम रहा है? तो बिल्कुल हाँ, सक्षम रहा है। ये धारा 12 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, अंदर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बीच बीच को जरूर ध्यान रखें। अब देखिए आता है कानूनी क्षमता। तो देखिए, इसी तरह से अलग पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे और इसी में से स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लिए तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बना लेंगे आप। तो आज ये डिटेल पढ़ रहे हैं, इसके बाद MCQ आएगा, उसमें आप देखिए क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है, मैं MCQ भी आपको कराऊंगा। तो देखिए, क्या सभी दिव्यांगों के पास कानूनी क्षमता है? हाँ बिल्कुल सभी के पास है। और ये धारा 13 कहती है। ठीक है, कौन सा धारा? धारा 13 कहती है कि सभी दिव्यांगजन जो हैं उनके पास कानूनी क्षमता है। तो याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि किस धारा में कानूनी क्षमता है उनके पास, तो धारा 13 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, क्या दिव्यांगों को संपत्ति को विरासत में पाने व संपत्ति संग्रहित करने का तथा वित्तीय लेन देनों में शामिल होने का अधिकार है? हाँ बिल्कुल अधिकार है, ये भी धारा 13 में स्पष्ट करती है, धारा 13। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। उस स्थिति में क्या होता है जब दिव्यांग व्यक्ति तथा किसी भी लेन देन की सहायक व्यवस्था के मध्य हितों के टकराव का कोई विवाद उत्पन्न होता है? तो धारा 13 कहती है इसके संबंध में। क्या कहती है? धारा 13, और सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेन देन दिव्यांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, ये कहा गया है। अगला है,
क्या दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? देखिए, दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी अंदर हमें उतना ज़्यादा नहीं देखना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे लेकर के हमें चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीमित संरक्षक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एमपी टिक कर लीजिए मेरी तरफ से। ये जितना मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप भी देख लीजिएगा, आपको और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सीमित संरक्षक क्या है? धारा 14 कहती है। सीमित संरक्षक किस संबंध में? धारा 14 में कहा गया है कि सीमित संरक्षण से तात्पर्य संयुक्त निर्णय से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संरक्षक तथा दिव्यांग व्यक्ति की आपसी सहमति और विश्वास पर कार्य करता है तथा सीमित समयावधि और विशेष निर्णय एवं स्थिति के लिए दिव्यांग व्यक्ति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। यह है सीमित संरक्षक। तो याद रखिएगा, सीमित संरक्षक मतलब संयुक्त निर्णय से है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति, ठीक है, जो संरक्षक और दिव्यांग व्यक्ति की सहमति और विश्वास पर कार्य करता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, संरक्षक और दिव्यांगजन व्यक्ति और विश्वास पर कार्य करता है। ये सीमित संरक्षक का आशय है। ठीक है, अगला है सीमित संरक्षक का चुनाव कब किया जा सकता है? तो ये धारा 14 में वर्णित है। तो कब किया जा सकता है? देखिए, अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से यदि कोई अधिसूचित जिला न्यायालय अथवा अन्य किसी नामित प्राधिकरण को यह लगता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसे पर्याप्त एवं उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी वह कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है, तो आगे एक सीमित संरक्षक की सहायता की तरफ से उसे कानूनी बाध्यकारी निर्णय के साथ विचार विमर्श कर लेने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, जब ऐसा लगता है उसको तब की स्थिति में। अगला है, चलिए, एक दिव्यांग व्यक्ति यदि संरक्षक की नियुक्ति से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? मान लीजिए, देखिए, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ हमको छोड़ना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इतना अध्ययन करेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं, दिव्यांग व्यक्ति यदि संरक्षक की नियुक्ति से संतुष्टि नहीं है उसको, तब वो क्या कर सकता है? पहला, कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के नामित प्राधिकारी के निर्णय से दुखी दिव्यांग ऐसे अपीली प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है जिसे इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगर देखिए, कोई प्राधिकारी नियुक्त किया है अपीली प्राधिकरण और उससे वो जो है क्या है, नामित प्राधिकारी से वो दुखी है मान लीजिए, तब की स्थिति में वो जो है राज्य सरकार जो अधिसूचित किया है उसके पास अपील कर सकता है। अगला है, उच्चतम सहायता वांछित दिव्यांग तथा वे दिव्यांग जो संस्थानों में रहते हैं सहायता व्यवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। तक कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है, अगला है आरपीडी। अब देखिए, आरपीडी और देखिए आरपीडी दिया हुआ है, इसको पहले ही समझा चुका हूं मैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरपीडी की धारा 15 में वर्णित है कि सरकार एक अथवा एक से अधिक प्राधिकरणों को समुदायों को संगठित करने हेतु नामित करेगी तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी कानूनी क्षमता का प्रयोग करने में सहायता करने हेतु समाज जागरूकता फैलाएगी। इस हेतु नामित प्राधिकरण, देखिए ये भी कहा गया है, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संस्थाओं में रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके लिए जिनको अत्यधिक आवश्यकता है उपयुक्त सहायता प्रबंधों की उपाय करेगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, शिक्षा। अब देखिए, दिव्यांगजनों की शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या सभी स्कूलों में अब दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? देखिए, धारा 16 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धारा 16 में ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके समावेशी शिक्षक के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि निधिबद्ध अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उन्हें संयुक्त रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान करे। तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या स्थानीय जो भी प्राधिकारी हैं या उनके द्वारा जो है समावेशी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अगला है, समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए
मुख्य धारा के स्कूलों को क्या करने की आवश्यकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट, एक एक पॉइंट देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करेंगे, पहला। दूसरा, अन्य बच्चों के समान ही इन्हें भी शिक्षा, खेलकूद, मनोविनोद और गतिविधियों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भवनों में या कैंपसों एवं अन्य विभिन्न सुविधाओं को इन तक पहुंचाया जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे वातावरण में जो अकादमिक एवं निरंतर सामाजिक विकास में इनके पूर्ण समावेश के लक्ष्य तथा व्यक्तिगत अथवा अन्य के लिए आवश्यकता सहायता प्रदान करेंगे। मतलब अकादमिक और निरंतर सामाजिक विकास में इनके पूर्ण समावेश के लिए जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला है, जो व्यक्ति अंधा है, बहरा अथवा दोनों कमियों से ग्रसित है, उसे उपयुक्त भाषा, तरीकों एवं संचार के साधनों द्वारा शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो दोनों हैं, अंधा भी है और बहरा भी है, उनको भी उचित साधनों के द्वारा, जो उनको समझ में आए उसके द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला है, बच्चों में सीखने की अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाना व उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक उपायों को क्रियान्वित करना, ये भी पॉइंट है। अगला है, प्रत्येक दिव्यांग बच्चों की भागीदारी ग्रहण करने की प्रगति के संबंध में स्तर एवं शिक्षा को पूरा करने के क्रियाकलापों की निगरानी करना, जिससे बच्चों की भागीदारी है उसकी निगरानी भी किया जाएगा। मतलब वो कहाँ तक सफल हो पाया है, कहाँ तक समझ पा रहे हैं, कहाँ तक ग्रहण कर पा रहे हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं इनको भी निगरानी करना होगा। अगला है, दिव्यांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। उच्च समर्थन वांछित दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक उपलब्धि कराना, मतलब देखिए परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध है इनको कराना होगा जो दिव्यांगजन हमारे बच्चे हैं। अगला है, समावेशी शिक्षा को साकार बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। तो सरकार द्वारा जो उपाय किए जाएंगे ये धारा 17 में वर्णित किया गया है। तो किनके लिए है, आइए देखते हैं। दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए यह कहा गया है कि पूरी की जा सकेगी। ठीक है, देखिए इसमें एक सर्वेक्षण करें, जिसमें पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रचलन में आने के दिन से 2 साल के भीतर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल जाने वाले बच्चों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें ठीक है पहला सर्वेक्षण जो होगा इस अधिनियम के प्रचलन में आने के दिन से 2 साल के भीतर होगा। कितने साल के भीतर? 2 साल। अगला है, पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना होगा। अगला है, उत्कीर्ण लेख में तथा विकलांगता ग्रसित वे अध्यापक जो संकेत भाषा में योग्यता प्राप्त हो तथा उनको शिक्षकों को बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हो और उनकी नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो इनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए। अगला है, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों का समर्थन करने के लिए संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। मानक विकलांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष तक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करिएगा, ये अच्छे से याद कर लीजिए पूरा पॉइंट। मानक विकलांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त किताबें दिया जाएगा। अन्य सीखने की सामग्रियां तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना होगा। कितने वर्ष तक जी? 18 वर्ष तक लिखा है। ठीक है, मानक विकलांगता के आधार पर उपयुक्त मामलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। विकलांगताग्रस्त छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त बदलाव जैसे कार्य भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए इन बच्चों के लिए अनुसंधान में भी ध्यान दिया जाएगा, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, चलिए क्या कानून दिव्यांग लोगों की प्रौढ़ शिक्षा आवश्यकताओं की भी जानकारी देता है? तो देखिए दिव्यांग लोगों की प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता की भी जानकारी देता है क्या? तो ये धारा 18 में कहा गया है। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त इसके लिए क्या होगा कि सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा उपाय किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे इनके लिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानक विकलांगता वाले लोगों की शिक्षा के संबंध में कानून की क्या राय है? तो जो मानक विकलांगता है उनके शिक्षा के संबंध में कानून की क्या राय है?
ठीक है, तो ये धारा 31 में वर्णित किया गया है और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक 6 से 18 वर्ष के मानक विकलांगता युक्त बालक को अपने पसंद के अनुसार नज़दीकी स्कूल में अथवा विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना वर्ष तक जी? 6 से 18 वर्ष के जितने भी मानक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं वो अपने पसंद के अनुसार अपने नज़दीकी स्कूल में, ठीक है, मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा उनका। ठीक है, चलिए इसके आगे धारा 32 में निहित है। धारा 32 में क्या कहा गया है? सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान तथा सरकार से अनुदान प्राप्त मानक जो विकलांगता होंगे उनको, ठीक है, विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% से कम सीटें आरक्षित नहीं रखेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 5 साल की आयु की छूट भी दे होगी। ये दोनों चीज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका कौशल विकास और स्वरोजगार। तो देखिए, क्या आप सरकार के दिव्यांग लोगों के कौशल विकास और रोजगार के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल है, हाँ। और ये धारा 19 में कहा गया है, व्याख्या किया गया है। अगला है, ये सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम किस पर केंद्रित होंगे? तो देखिए, ये मुख्य धारा की सभी औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण योजनाएं सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अगला है, बाजार के साथ क्रियाशील संपर्क के माध्यम से विकासशील, बौद्धिक और विकलांगताओं तथा ऑटिज्म पीड़ितों के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। अगला है कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, असंतुलित डाटा का रखरखाव करना, रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था शामिल है, दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग, ये भी है। देखिए भाई, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, क्या दिव्यांगों को रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है? तो देखिए, धारा 20 में कहा गया है, अगर कोई दिव्यांग है और रोजगार में अगर भेदभाव में से उनको सुरक्षा प्राप्त है या नहीं। तो देखिए, इसमें कहा गया है, रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी सरकारी संस्थान में किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को उचित व्यवस्था एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, हाँ। ये धारा 20 में कहा गया है। ठीक है, अगला, क्या दिव्यांग लोगों को विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस आधार पर कोई भी पदोन्नति से दिव्यांगजनों को, कोई सरकारी नौकरी में है तो वंचित नहीं किया जा सकता। ये धारा 20 के अंतर्गत वर्णित है। अगला है, क्या एक सरकारी सेवक जो सेवा में रहते हुए विकलांगता का अधिग्रहण करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अगला है, क्या दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा बनाई जाएगी? हाँ, बिल्कुल हाँ। और ये धारा 20.5 में वर्णित है। एक समान अवसर नीति क्यों है? इस नीति को कौन बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP टिक कर लीजिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो जैसा कि धारा 21 में वर्णित है कि समान अवसर नीति इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ एक प्रतिष्ठान द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों से युक्त दस्तावेज है तथा इसे तैयार किया जाना है एवं प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा अधिसूचित किया जाना है। मुख्य आयुक्त, देखिए कौन? मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो उसे सम्मुख पंजीकृत किया जाने वाला एक दस्तावेज है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या एक प्रतिष्ठान द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों का रिकॉर्ड व उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है? तो बिल्कुल, प्रतिष्ठान द्वारा दिव्यांगजन जो कर्मचारियों हैं, ठीक, कर्मचारी हैं, उनका रिकॉर्ड और उनको प्रदान की जाने वाली जो सुविधा है उसका रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। बिल्कुल हाँ। और ये धारा 22 में वर्णित किया गया है। तो ये धारा 22 को आपको याद रखना है। अगला है, रोजगार कार्यालयों को क्या करना चाहिए? तो देखिए जी, क्या करना चाहिए? धारा 22 में दिया गया है कि रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांग का रिकॉर्ड रखना होगा। ये सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए निरीक्षण में खुले रहेंगे। ठीक है, अगला है, मानक विकलांगता वाले दिव्यांगों के लिए उपयुक्त नौकरियों का चुनाव करने के लिए सरकार क्या करेगी? तो ये धारा 33 में बताया गया है
ऐसे पदों की पहचान करने के लिए मानक विकलांग दाताओं वाले लोगों के प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन कराया जाएगा। ठीक, चिन्हित पदों की नियमित समीक्षा करना होगा, 3 साल की समयावधि से अधिक ना हो, ये भी बात है। चलिए, मानक विकलांगता वाले लोगों की सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत क्या है तथा इसे कैसे विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, नौकरियों में जो दिव्यांगजन उनको आरक्षण दिया जाता है, ये धारा 34 में वर्णित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MP टिक कर लीजिए। हर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देख रहे हैं। तो कैसे दिया जाएगा जी, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वर्णित विकलांगता, मानक जो विकलांगता है लोगों के लिए आरक्षित होंगे जिनका विवरण नामत यह है: अंधापन एवं कम दृष्टि, बहरापन एवं सुनने में कठिनाई, मस्तिष्क का पक्षाघात सहित गतिरोध विकलांगता, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित एवं मांसल कुपोषण, ये सभी आते हैं। इनको इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अगला है स्वालीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। इसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण इनका किया जाएगा। चलिए, क्या पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान है? तो देखिए, पदोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट आपको याद रखना है। क्या सरकारी प्रतिष्ठान मानक विकलांगता वाले लोगों को नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण में छूट का मांग करती है? हाँ, बिल्कुल छूट का मांग करती है। मुख्य आयुक्त, उपायुक्त, ठीक, सरकार अथवा राज्य आयुक्त जैसे मामलों में भी उनसे परामर्श करते हुए ये जो है किया जाएगा। ठीक है, अगला, यदि मानक विकलांगता के वर्गों के लिए चिन्हित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाएगा? ये धारा 34 में किया गया है। ठीक है, धारा 34 में वर्णित है। तो देखिए, जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति मानक विकलांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति को उपलब्ध न होने की स्थिति में नहीं भरी जाती है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मेरे तरफ से MP टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर उसका पद रिक्त है तो भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, स्पष्ट किया है। थोड़ा सा PDF जब भेजूंगा तो पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा लंबा ना हो करके। क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी? ये भी धारा 34 में वर्णित है। तो देखिए, अधिसूचना मानक विकलांग धारित जो लोग हैं उच्चतम आयु सीमा में वांछित छूट को जैसा उसे उचित लगे अधिसूचना द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो बिल्कुल छूट तो दी जाएगी उनको। गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए कानून में क्या प्रावधान है? ये धारा 35 में वर्णित किया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए, गैर सरकारी क्षेत्रों में। तो देखिए, गैर सरकारी क्षेत्रों में नियोक्ताओं को इस हेतु उनका कार्यबल लगभग 5% मानक विकलांगता वाले लोगों से युक्त हो। लगभग कितने प्रतिशत? 5% जो विकलांगता है उनको ये दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। अगला है, क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को विशेष रोजगार केंद्रों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और धारा 36 में वर्णित किया गया है। क्या गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में भी आरक्षण है? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्लास मुझे जो लगा है ये बहुत अच्छा क्लास है। MCQ तो मैं कराऊंगा ही आपको, लेकिन आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, चाहे वो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो चाहे 1 लाइन का क्वेश्चन हो, बिल्कुल बनेगा। तो ये क्लास मुझे लगता है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास अगर आगे आप चाहते हैं तो ऐसी क्लास चाहिए करके कमेंट कर दें। फिर नेक्स्ट जो बचा है वाला, बाकी जो और बचे हैं आपके आधा क्लास और बचा है, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर MCQ करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में CGPSC अधीक्षक के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि भाई योजना है तो हमें इतना तो पढ़ना होगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इतना मेहनत तो बिल्कुल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से लेते हैं विदा।